जय हिंद। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ही क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखिएगा आपके सामने हम चार्टर एक्ट के बारे में बताते हैं कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट की अगर बात करते हैं तो देखिएगा इससे क्वेश्चन जो बनते हैं 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट से, वो सभी के सभी आपके दिमाग में हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इससे क्या क्या प्रावधान किए गए थे। सबसे पहले प्रावधान की बात करते हैं तो ये बंगाल के जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, कहाँ का गवर्नर जनरल था, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को बदल करके क्या कर दिया जाता है, कहते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल। अब ये कहाँ का गवर्नर जनरल हो गया, तो भारत का ये गवर्नर और ये जनरल हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है कि जैसे में आप एक बात जानते हैं, क्या होता है कार्यपालिका, और जानते हैं कि नहीं, तो क्योंकि हाँ कार्यपालिका होता है, और एक होता है विधायिका, और एक होता है क्या, तो कहे कि न्यायपालिका। ये तीन चीज के बारे में जानते हैं ना, तो हाँ अभी हम बता देते हैं कि क्या क्या होता है। देखिएगा कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका की बात करते हैं तो देखिएगा जिसमें से विधायिका जो होता है, ये विधायिका क्या करती है, विधायिका करती यही है कि कानून को बनाने का काम करती है। यानी कानून बनाने का काम कौन करती है, विधायिका, और उसे लागू करने का काम कौन करती है, तो ये करती है कार्यपालिका। और ये कानून सही है या गलत है, ठीक है, इसको जांच करने का काम कौन करती है, तो कहेगी न्यायपालिका। अच्छा, जब हम हिस्ट्री के बारे में जब चल ही रहे हैं तो एक हम विश्व इतिहास के बारे में बता देते हैं कि ये सभी के प्रावधान के बारे में कौन बताया था। तो उनका एक पुस्तक है, कौन क्या पुस्तक, द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ एक पुस्तक है, इसी में बताया गया था ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को, यानी सरकार को तीन भागों में बांटने की बात जो किया गया था, वो कहाँ में, फ्रांस की क्रांति की हम बात कर रहे हैं। तो एक पुस्तक है जिसी में बात किया गया है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का। तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्या कि मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की अगर हम बात कर देते हैं तो यही इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, और ये काफी चर्चित पुस्तक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉ किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तो कुछ समझ में आ गया। तो हाँ, अब देखिएगा इसमें होता क्या है, कब की बात है, तो ये 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आता है उस समय की बात है कि ये बम्बई, ठीक है, और एक कौन है, मद्रास, ये सब क्या था, प्रेसिडेंसी था, किसका, अंग्रेज का। ये सभी के जो विधायिका संबंधित जो शक्ति थे, विधायिका विधायिका संबंधित शक्ति जो थे, ये विधायिका संबंधित शक्ति को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। यानी अब जो बम्बई के जो गवर्नर होंगे और मद्रास के जो गवर्नर होंगे, अब क्या करेंगे, कोई कानून नहीं बना सकते हैं। तो कहीं इसके लिए कानून कौन बनाएगा, तो इसके लिए कानून बनाएगा यही भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। अब कौन बनाएगा, तो यही अब भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो अब समझ गए ना, तो अब बनाएगा कौन, तो क्या कि ये भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा, भारत का गवर्नर जनरल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात और यहाँ पे बता देते हैं, इसी में बता देते हैं कि जैसे में अब जो कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जिसका व्यापारिक निकाय समाप्त कर दिया था, व्यापारिक निकाय, यानी व्यापारिक निकाय क्या था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के मकसद से तो आई थी, तो अब इसके व्यापारिक निकाय जो था समाप्त कर दिया जाता है। तो कहे कि अच्छा, तो अब क्या करने लगती है, तो ये व्यापारिक निकाय के रूप में अब काम नहीं करती है, यानी व्यापार के रूप में अब काम नहीं करती है, तो अब किस रूप में काम करती है, तो अब करती है प्रशासनिक निकाय के रूप में। कैसा, तो कहे कि प्रशासनिक निकाय के रूप में अब काम करती है। तो कैसा, तो कहे कि प्रशासनिक, एक मिनट थोड़ा, प्रशासनिक निकाय के रूप में अब काम करती है। कौन काम करती है, तो कहिए ईस्ट इंडिया कंपनी अब काम करने लगती है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, जैसे में अब सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता का जिसमें जो आयोजन करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, तो सिविल सेवकों का खुली प्रतियोगिता करवाया जाता है, खुली प्रतियोगिता करवाया जाता है। ठीक है, यानी जो चयन के लिए, किसके लिए, चयन के लिए, कि जो सिविल सेवक जो होंगे उसके लिए ओपन टेस्ट होगा। बट क्या किया जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, इसको विरोध किया जाता है। किसका विरोध किया जाता है, कि ये जो प्रावधान जो लाए जा रहे हैं कि सिविल सेवकों का खुली प्रतियोगिता होगा, ये खत्म, इसको नहीं होना चाहिए। कौन विरोध करता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसके बाद से ये लागू नहीं होता है। बस इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर अब 1833 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो आपको इतना ये सब
कहाँ से हमने लिया है, तो ये सभी की सभी जो चीज़ हमने लिया है लक्ष्मीकांत का बुक है, वहाँ से हमने यहाँ उस चीज़ को उठाया है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। देखिएगा 1833 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट होता है, ये बंगाल के गवर्नर जनरल का बदल करके अब क्या बना दिया जाता है, तो कहे कि अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, अब ये भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक, अब बम्बई और मद्रास के विधायिका की शक्ति को क्या कर दिया जाता है, विधायिका शक्ति को हटा दिया जाता है। तो इससे आप कह सकते हैं कि केंद्रीय भारत की नींव पड़ती है, केंद्रीकृत भारत कह सकते हैं। यानी एक तरह से क्या, जैसे मैं अब बिहार गवर्नमेंट, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सभी पावर को जो एक खत्म कर करके मोदी जी अपने हाथ में ले सकते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं ना कि केंद्रीय योजना की तरह काम करिए, केंद्रीकृत भारत की तरह काम कर रही है। इससे क्या होगा, इससे तानाशाही बढ़ेगी। ठीक है, बस यही बात यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये चीज तो हो गया। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापारिक निकाय के रूप में काम कर रही थी, तो इसकी मान्यता को खत्म कर दिया जाता है कि अब व्यापारिक निकाय के रूप में आप काम ना कीजिएगा। ठीक है, तो अब किस रूप में काम करेगा, तो प्रशासनिक निकाय के रूप में अब काम करेगा, यानी प्रशासन के जो काम वगैरह होते हैं वो अब सभी आप देखिए। ठीक है, और सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता का आयोजन करवाने का प्रावधान रखा गया, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इसे विरोध के में फिर उसके बाद खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पे जो पूछा गया है उस पे चलते हैं कि ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, तो देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, तो कौन सा, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब जानते हैं इतना चीज, आप ये सब टॉपिक थोड़ा सा आसान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे पढ़िएगा। ठीक है, अगले बार चलते हैं। अगला क्या बोला गया है कि शक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। देखिएगा शक्कर खेड़ा की अगर बात कर देते हैं तो निजाम उल मुल्क का नाम सुने होंगे, निजाम उल मुल्क, ये निजाम उल मुल्क और एक ठो और कौन था, मुबारिज खान। कौन था, तो कहे कि मुबारिज खान। ये निजाम उल मुल्क और मुबारिज खान के बीच में क्या होता है, तो कहे कि शक्कर खेड़ा का युद्ध होता है। क्या होता है, तो कहे कि शक्कर खेड़ा का युद्ध होता है। अभी शक्कर खेड़ा का युद्ध कब होता है, यही तो पूछा गया है ना। तो शक्कर खेड़ा का युद्ध की बात कर देते हैं तो 1724 ईस्वी में होता है। ठीक है, कब की बात है, तो 1724 ईस्वी में। तो ऑप्शन में क्या है देखते हैं, ये खत्म, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1816 ईस्वी में सगौली की संधि अंग्रेज एवं, अब देखिएगा 1814 से लेकर के 16 के बीच में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। अब प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जब हुआ था तो 1816 ईस्वी में सगौली की संधि के तहत में ये युद्ध समाप्त हो गया था। सगौली संधि के तहत में ये समाप्त हो गया था। ठीक है, तो किसके किसके बीच संधि होगा, तो ये अंग्रेज और नेपाल। तो नेपाल में कौन, तो नेपाल में कौन आ जाएगा, गोरखा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, तो क्योंकि गोरखा जो है वही नेपालियत से है, गोरखा बटालियन का नाम सुने होंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार किए। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम और चर्चा करते हैं ताकि पूरी तरह से आपको समाप्त हो जाए। ठीक है, ठगी के बारे में हम बात करते हैं। डायरेक्ट हम ऑप्शन पर टिक लगा करके नहीं बढ़ेंगे, कुछ फायदा नहीं। अब किताब में वैसे आंसर दिया हुआ रहता है, कुछ फायदा होता है क्या। देखिएगा हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ठगी के। ठीक है, तो ठगी की जब बात कर रहे हैं, ठगी को खत्म करने की बात जब किया जा रहा है तो इसका शासनकाल में होता है लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में होता है। बट हम लॉर्ड विलियम बेटिंग के हम पूरी कहानी को बताएंगे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब लॉर्ड विलियम बेटिंग की बात कर देते हैं तो 1828 से फिर कब तक ये रहता है, तो 35 तक रहता है। ठीक है, यानी पहले तो ये बंगाल का गवर्नर रहता है, बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। यानी क्योंकि अभी हमने देखा कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल का किसके एक्ट से बनेगा, तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट से बनेगा। ठीक है, तो अब कह सकते हैं कि ये भारत का अंतिम, सॉरी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का ओहो, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। कोई दिक्कत समझ में आ गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं 1803 ईस्वी में क्या हुआ था ना कि ये मद्रास का गवर्नर था। ठीक है, मद्रास का क्या था, तो ये गवर्नर, सिर्फ गवर्नर था। ठीक है, तो उसी के समय में क्या हुआ था, मद्रास का ये गवर्नर हम लिख देते हैं। ठीक है, उसी के समय में 1806 ईस्वी में क्या था कि बिल्लौर का सिपाही विद्रोह हुआ था। किसका विद्रोह हुआ था, तो कहे कि बिल्लौर का सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह, तो ये भी पूछा जाता है कि सिपाही विद्रोह के समय वहां का गवर्नर कौन था, तो वहां का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अब बिल्लौर का सिपाही विद्रोह होता कब है, तो 1806 ईस्वी में होता है। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब बात करते हैं कब की, देखिएगा ये 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अंत कर देते हैं। किसके सहयोग से, सती प्रथा को अंत कर देते हैं, किसके सहयोग से, तो ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है, अच्छा फिर की बात कर देते हैं 1830 ईस्वी में ये ठगी प्रथा को अंत कर देते हैं। क्या होता है, ठगी प्रथा। ठगी प्रथा को अंत कर देते हैं किसके सहयोग से, स्लीमैन के सहयोग से। किसके सहयोग से, तो स्लीमैन के सहयोग से। अब कभी जैसे मैं यहाँ तो अब दे दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तब ना आप इसका आंसर ये लगा दीजिएगा। अगर स्लीमैन दे देगा तब क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। स्लीमैन के सहयोग से ठगी प्रथा पर ये क्या कर देते हैं, अंत कर देता है। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर नर बलि प्रथा पर भी ये क्या कर देता है, शिशु बलि प्रथा कर देता है। शिशु बलि प्रथा था। ठीक है, शिशु बलि प्रथा पर ये क्या कर देता है, रोक लगा देता है। शिशु बलि प्रथा पर ये क्या कर देता है, रोक लगा देता है। ठीक है, ये 1835 ईस्वी की बात कर देते हैं। ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का क्या करता है, स्थापना करता है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना करता है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना कौन करता है, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक 1835 ईस्वी में करता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ठगी प्रथा की अगर बात कर देते हैं, तो ये ठग जो होते थे, जो ठग के ठगने का काम करते थे, ये किसकी पूजा करते थे, तो ये पूजा की बात कर देते हैं। तो ये पूजा करते थे किसकी, तो माँ काली की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, तो ये माँ काली की पूजा करते थे। ठीक है, और उसके बाद में कहा जाता है कि बहुत से जो ठग थे उस सबको क्या कर दिया गया, फांसी दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना सारा चीज आपको देखना है। ठीक है, अब इतना तो हो गया, आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। देखिएगा अब मिलान करने के बाद बोला गया अहमदाबाद का मील हड़ताल कब होता है, तो क्या कि 1918 ईस्वी में होता है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए चेंज कर लिया। ठीक है, खेड़ा विद्रोह भी होता है। खेड़ा सत्याग्रह की बात कर देते हैं, तो ये भी 1918 में ही होता है। जालियांवाला बाग तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, तो ये तो काफी आसान है। और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। तो डी का एक, तो डी का एक ये तो खत्म हो गया। डी का 4 है, ये तो खत्म हो गया, ऐसे ही खत्म कर दीजिए। फिर उसके बाद में सी का क्या हो जाएगा, यानी जालियांवाला का, यानी सी का 2, डी का 1, सी का 2, ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह तो 1918, तो खेड़ा सत्याग्रह बी का 3, बी का 3। ठीक है, अच्छा देखिएगा यहाँ पे दोनों 18-18 ही दिया हुआ है, बी का 3। और अहमदाबाद मील हड़ताल तो ये भी 18 में हुआ था, और इसका भी यही है। दोनों में से कोई लगा दीजिए। ठीक है, इसका आंसर कोई लगा दीजिए दोनों में से। आगे क्या बोला गया है, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड्स प्रेसन भारतीय इतिहास में, मतलब की बात किया गया है वुड डिस्पैच के बारे में बोला गया है। देखिएगा ये वुड डिस्पैच की बात किया जा रहा है, तो 1854 ईस्वी में ये लाया गया था। ठीक है, ये किससे संबंधित था, तो ये शिक्षा से संबंधित था। ये वुड डिस्पैच को क्या कहता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा, पता है क्यों, क्योंकि इसी के बाद से, यानी शिक्षा जो ये वुड डिस्पैच जो आया था 1854 ईस्वी में लागू जो किया गया था, इसी से क्या होता है कि 1857 ईस्वी में क्या होता है कि प्रत्येक जो प्रेसिडेंसी जो है ना, प्रत्येक प्रेसिडेंसी, जिसमें 1857 में जब बात करते हैं तो कौन कौन प्रेसिडेंसी था, तब बम्बई में, फिर उसके बाद में मद्रास में, और उसके बाद में कहाँ में, कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक प्रांतों में गठन की बात को कहा जाता है। लेकिन ये तीनों जो प्रेसिडेंसी प्रमुख था, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि बम्बई में, मद्रास में और कलकत्ता में कब स्थापना होता है विश्वविद्यालय का, तो ये 1857 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है, तो यही
वुड डिस्पैच को बोला जाता है। ठीक है, अब जब जैसे में ही जब यहाँ पे आ गया तो अब हम उससे आपसे पूछते हैं, तो यानी लॉर्ड डलहौजी उस समय शासनकाल था। अब लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था तो हम पूरा बता दे तो क्या खराब बात है? तो नहीं, हम बता देते हैं पूरा। लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात कर देते हैं, किसकी बात कर देते हैं? लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो ये 1848 से लेकर के 56 तक रहता है। ठीक है, यानी भारत का ये क्या रहेगा? तो भारत का गवर्नर जनरल ही रहेगा। ठीक है, अभी हमने चर्चा किया 1833 ईस्वी से क्या बन जाता है? भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। ठीक है, अभी लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल है। पता है, सबसे पहले की बात कर देते हैं तो 1849 ईस्वी में क्या होता है? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। ठीक है, सिख युद्ध होता है, सिख युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में 3 गो युद्ध लड़ा जाता है। पहले की बात कर देते हैं 1848 ईस्वी में रामनगर का युद्ध होता है। रामनगर का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? तो रामनगर का युद्ध होता है। ठीक है, फिर बात कर देते हैं तो 1849 ईस्वी में क्या होता है? चिलियावाला का युद्ध होता है। चिलियावाला का युद्ध, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, चिलियावाला का युद्ध, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर 1849 ईस्वी में गुजरात नामक स्थान पर, ठीक है, गुजरात ये राज्य ये वाला जो भी है नहीं, ठीक है, गुजरात नामक स्थान पर होता है युद्ध होता है। नामक स्थान पर क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें क्या होती है? ये सिख की हार होती है। ठीक है, चलिए, और फिर उसके बाद में पूरा जो सिख प्रांत में जो है सब था, वो सभी के सभी किसके अंदर में मिला लिया जाता है? ये सभी के सभी आपको, ये किसको? तो ये सभी के सभी आपको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक है, यानी पंजाब में जो प्रांत था वो सबको कहाँ मिला लिया जाता है? ये ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। फिर बात कर देते हैं 1852 ईस्वी की। तो 1852 ईस्वी में क्या होता है? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। ये 1852 ईस्वी में क्या होता है? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। इसलिए आपको ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं पेप्सू। पेप्सू नहीं, यहाँ पे रुक जाइए, लोअर बर्मा। ठीक है, कहाँ पे गए? मैं कर देते हैं। लोअर बर्मा को यह क्या कर लेता है? ये अपने अधिकार में मिला लेता है। यानी कौन? लॉर्ड डलहौजी जो है, ये लॉर्ड डलहौजी क्या करता है कि लोअर बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लेता है? ये मिला लेता है। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रिटिश साम्राज्य। ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लेता है? ये मिला लेता है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिएगा। फिर 1852 ईस्वी में क्या होता है कि इनाम कमीशन का गठन करता है। इनाम कमीशन, ये पूछा जाता, काफी ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है उसका, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 1852 इसमें इनाम कमीशन का गठन होता है। ठीक है, फिर बात कर देते हैं ये 1854 ईस्वी में अभी हमने देखा कि वुड डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच की अगर हम बात कर देते हैं, ये किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? तो कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। तो किसे? तो ये वुड डिस्पैच को। समझ में आ गया? अब क्या होता है, अब की बात कर देते हैं तो इंडियन पोस्ट एक्ट, इंडियन पोस्ट एक्ट पारित किया जाता है 1854 ईस्वी में, जिसके बाद ही क्या होता है कि भारत में प्रथम डाक टिकट जारी किया जाता है। भारत में प्रथम डाक टिकट जारी किया जाता है, डाक टिकट जारी किया जाता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम बार डाक टिकट जारी कब किया गया था? तो ये 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। इंडियन पोस्ट एक्ट कब आया था? तो 1854 ईस्वी में आया था। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अच्छा, अगर बात कर देते हैं ये 1853 ईस्वी की बात कर देते हैं, तो ये कहाँ से कहाँ तक? तो ये कोलकाता से, कहाँ से? कोलकाता से आगरा तक। कहाँ से? कोलकाता से आगरा तक ये तार सेवा का शुरुआत किया था, तार सेवा का शुरुआत किया था। तार सेवा का, टेलीफोन वाला जो होता ना है वो वाला तार सेवा का क्या किया था? शुरुआत किया था। ठीक है, अच्छा, इसकी और उपलब्धि के बारे में देखा जाए तो इसने अपने की बात कर देते हैं, इन तोप खाना का मुख्यालय, कहाँ का मुख्यालय? तोप खाना का मुख्यालय की अगर हम बात कर देते हैं तो तोप खाना का मुख्यालय कहाँ से कहाँ कर लिया था? तो ये तोप खाना का मुख्यालय कोलकाता से कहाँ कर लिया था? तो कोलकाता से मेरठ कर लिया था, कोलकाता से मेरठ कर लिया था। अगर बात कर देते हैं सैन्य मुख्यालय की बात कर देते हैं,
सैन्य मुख्यालय की बात कर देते हैं, तो सैन्य मुख्यालय कहाँ से कहाँ कर लिया था, तो ये कोलकाता से कहाँ कर लिया था, तो ये शिमला कर लिया था, कोलकाता से शिमला। और भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी, भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाया, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाया, तो ये शिमला में बनाया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बात कर देते हैं तो 16 अप्रैल की बात कर देते हैं। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में क्या होता है कि ये मुंबई से, कहाँ से, तो कहे कि मुंबई से थाने के बीच में ये प्रथम बार इंडिया में रेल चलाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। चलिए, इससे आपका रिवीजन भी हो रहा होगा और आप भूलने का जो चांस होता है वो काफ़ी कम जाएगा, ठीक है। बात कर देते हैं कि 1848 ईस्वी में क्या होता है कि व्यापकगत सिद्धांत लेकर के आता है, व्यापकगत सिद्धांत लेकर के आता है, जिसमें सबसे पहले किसे मिलाता है, तो 1848 ईस्वी में किसे मिला लेता है, तो सतारा को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। फिर 1849 ईस्वी में संभलपुर और किसको, तो कहे कि जैतपुर को मिला लेता है, संभलपुर और जैतपुर को मिला लेता है, ठीक है। बात कर देते हैं ये 1850 ईस्वी में किसको मिला लेता है, तो कहे कि ये बघाट को मिला लेता है। फिर बात कर देते हैं ये 1852 ईस्वी की जब बात कर देते हैं, तो ये 1852 ईस्वी में किसको, तो उदयपुर को मिला लेता है। बात कर देते हैं ये 1853 ईस्वी में ये झांसी को मिला लेता है अपने साम्राज्य में। और फिर 1854 ईस्वी में किसे मिला लेता है, ये नागपुर को मिला लेता है। और फिर 1856 ईस्वी में क्या मिला लेता है, ये अवध को मिला लेता है। अब अवध का बात किया जाता है तो अंतिम नवाब की जब बात आती है, तो अंतिम यानी उस समय जब मिलाया था तो अंतिम नवाब कौन था, तो अंतिम नवाब की बात कर देते हैं तो कौन था, तो कहे कि बाजिद अली शाह था। कौन था, तो कहे कि बाजिद अली शाह था। अब जब बात इसका ये आ गया है तो वही भी आ गया है, तो अभी भी बता दीजिए कि अवध का संस्थापक कौन था। तो देखिएगा, संस्थापक की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका संस्थापक कौन था, तो सआदत खां था, ठीक है। इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1722 ईस्वी में। देख रहे हैं 1856 ईस्वी में अपने साम्राज्य में ब्रिटिश मिला लेता है, ठीक है। सआदत खां स्थापना कर देता है। सआदत खां को एक उपाधि दिया गया था, उस उपाधि का पूछा जाता है तो उस उपाधि क्या था, तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे दिया गया था, तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि सआदत खां को दिया गया था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम एक बार आपको यहाँ बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तब ले लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसका आंसर तो आपको मिल गया। चलिए, हमने देखा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर कि समाचार पत्र रस्त गुफ्तार, जो ये क्या है, जिसका अर्थ होता है कि सच बताने वाला का संबंध। तो ये रस्त गुफ्तार के बारे में कौन बताए थे, तो ये दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी के बारे में बात कर देते हैं तो दादा भाई नौरोजी ये क्या थे, तो नौरोजी ये पारसी थे। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक क्या है, तो ये क्या थे, तो ये पारसी थे, यानी पारसी धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। और उन्हीं के पारसी के बारे में ये बताया गया था, ठीक है। अब देखिएगा, जब बात कर देते हैं दादा भाई नौरोजी की बात कर देते हैं तो इसे ग्रैंड ओल्ड मैन के बारे में, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये दादा भाई नौरोजी के बात को कहा जाता है, ठीक है। बात कर देते हैं सबसे पहले कि उन्हें इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था और सबसे पहले भारत की आय के बारे में बताने वाले व्यक्ति यही थे। तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था। ये पुस्तक काफी ज्यादा पूछा जाता है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पूछा जाता है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो यही दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। समझ में आ गया। और भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले इन्होंने आंका था, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं कि 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित कहाँ हुआ था। अब देखिएगा, बात करते हैं 1931 ईस्वी की, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है। 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब हम बात कर देते हैं तो देखिएगा ये कहाँ होता है, तो देखिएगा 1931 ईस्वी का जो अधिवेशन होता है ये कहाँ में होता है, ये कराची में होता है। तो आपके सामने उठेगा कि अच्छा इसकी अध्यक्षता किसने किया था।
अध्यक्षता की बात कर देते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जब बात आ जाता है 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन, कहाँ? तो लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की बात कर देते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कहाँ पे गया जी? कराची, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पर। निम्नलिखित में से कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? ठीक है, अब देखिएगा जब बात आ गया, इसको मिटाते हैं। भारत के वायसराय, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन का घोषणा कब होता है? तो देखिएगा घोषणा की बात कर देते हैं तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को घोषणा होता है। और लागू की बात कर देते हैं तो ये लागू कब होता है? तो 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ये क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। और 1911 ईस्वी में क्या होता है कि ये रद्द हो जाता है, बंगाल विभाजन क्या हो जाता है? तो रद्द हो जाता है। तो उस समय अगर बात कर देते हैं तो वायसराय कौन था? तो कहे कि लॉर्ड कर्जन था। कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ये लॉर्ड कर्जन था। ये 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक ये भारत का वायसराय रहता है। ठीक है, चलिए अब इसके शासनकाल में कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम बता देते हैं। देखिएगा अगर बात कर देते हैं यहाँ पे सर स्कॉट मॉनक्रिफ, सर स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में क्या किया जाता है कि ये सिंचाई आयोग का गठन किया जाता है। सिंचाई आयोग का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। सर स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में, पूरा नाम है सर स्कॉट मॉनक्रिफ, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ है, बट पूरा नाम याद करने की क्या जरूरत है? ठीक है, क्योंकि पहले ही नाम इतना टेढ़ा होता है। सिंचाई आयोग का क्या किया जाता है? स्थापना किया जाता है कब? 1901 ईस्वी में। ठीक है, फिर उसके बाद में टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में क्या किया जाता है? तो क्या कि रेलवे आयोग का गठन किया जाता है। तो ये भी कब? तो ये 1901 ईस्वी में इसका गठन किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं किसका? तो एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में क्या किया जाता है कि पुलिस आयोग का गठन किया जाता है। पुलिस आयोग का गठन किया जाता है। तो ये कब? तो ये 1902 ईस्वी में। ठीक है, फिर उसके बाद में है टॉमस रैले की अध्यक्षता में क्या होता है कि विश्वविद्यालय आयोग का क्या किया जाता है? तो गठन किया जाता है। तो ये भी कब की बात है? विश्वविद्यालय आयोग का गठन, ये भी कब की बात है? तो ये 1902 की बात है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो आयोग का गठन किया जाता है वो काफी पूछा जाता है। ठीक है, ये अध्यक्षता को ध्यान में रखिएगा। सर स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया जाता है 1901 ईस्वी में। टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन किया जाता है 1901 ईस्वी में। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया जाता है 1902 ईस्वी में। और टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है 1902 ईस्वी में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसके आंसर की अगर हम बात कर देते हैं तो कौन? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पे क्या बोला गया है? 274 क्या बोला गया है? थोड़ा इसे मिटा लेते हैं ताकि हमें हर जगह मिल पाए। ठीक है, चलिए अगर स्क्रीन शॉट लेना होगा तो वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, सहूलियत हो। चलिए चर्चा करते हैं। ये तो हमने देखा, ये तो बना लिया ना। चलिए तो बन गया। अगला क्वेश्चन पे क्या है? निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है? तो देखिएगा अभी तो हमने पुलिस सुधार के बारे में तो देखा, यानी आयोग का गठन किया था, जरूर सुधारने की बात इसमें होगा तो खत्म हो जाएगा तो था। बंगाल विभाजन तो भैया ये तो करवा ही दिया था। सेना का न्यायिक सुधार ये तो हुआ था। और देखिएगा अगर ये सब नहीं भी पता है तो आप नीचे में देखिएगा सती प्रथा पर रोक है। तो सती प्रथा पर रोक तो 1829 ईस्वी में लगा था, लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में ना, वो भी हमने चर्चा भी किया है। तो यही नहीं था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है? कैबिनेट मिशन का प्लान योजना के तहत में संविधान सभा का गठन। देखिएगा कैबिनेट मिशन की अगर हम बात कर देते हैं
तो कैबिनेट मिशन की बात कर देते हैं तो उसमें कै गो मेंबर थे, देखिएगा 24 मार्च 24 मार्च 1946 ईस्वी को क्या होता है, एक कैबिनेट मिशन भारत में आता है जिसके 3 गो सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, अलेक्जेंडर और ये स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। अलेक्जेंडर की बात कर देते हैं तो ये नौसेना का मंत्री था, नौसेना मंत्री था। और ये स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या था, तो ये भारत सचिव था। ये क्या था, तो क्या ये भारत सचिव था। और ये क्या था, पैथिक लॉरेंस, यही अध्यक्ष था। ये पूछा जाता है कैब, और इसी की सिफारिश पर क्या होता है कि संविधान सभा का गठन किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक होती है, बैठक होती है। फिर 11 दिसंबर को द्वितीय बैठक 1946 ईस्वी में, और फिर 13 दिसंबर को तृतीय बैठक होती है, ठीक है। तो इसमें तो नवंबर दिया गया है खत्म, नवंबर 46 दिया गया है, नवंबर 49, देखिएगा नवंबर इसमें सभी दिया गया है, तो इसलिए इसका कोई आंसर नहीं होगा। दिसंबर लगा सकते हैं, दिसंबर 1946 रहता तो आंसर सही मान सकते थे, ठीक है। तो चलिए अगले पर बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में देखिएगा 1857 ईस्वी की क्रांति की जब हम बात कर देते हैं तो इसकी शुरुआत कब से होती है, तो 10 मई 1857 ईस्वी को। कहाँ से, तो भैया मेरठ से शुरू हो जाती है। कहाँ से शुरू हो जाती है, मेरठ से शुरू हो जाती है। बात कर देते हैं कि भारत का वायसराय कौन था उस समय, वायसराय की बात कर देते हैं। वायसराय तो क्योंकि 58 के एक्ट से बनेगा ना, तो अभी अभी कौन हो जाएगा, तो ये भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा, क्योंकि 58 का एक्ट बाद में आएगा, 1858 इसमें में आएगा, उसके बाद से ना भारत का वायसराय कहलाता है, तो ये भारत का गवर्नर जनरल ही कह लीजिए। तो उस समय कौन था, कैनिंग था। कौन था, तो ये कैनिंग था, ठीक है। अगर बात करते हैं इंग्लैंड का पीएम कौन था, तो इंग्लैंड का पीएम की अगर हम बात कर देते हैं तो कौन था, पामर्स्टन था। कौन था, तो क्या किए, पामर्स्टन था, ठीक है। और बोला क्या गया है कि बिहार का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बिहार का नेतृत्व जो जगदीशपुर से थे वो कौन कर रहे थे, ये बाबू कुंवर सिंह थे। कौन, बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात कर देते हैं तो 1828 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ये ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया गया था, तो 1828 ईस्वी में किया गया था। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया गया था। आत्मीय सभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। अब ये 1800 बात कर देते हैं 30 ईस्वी के आसपास में क्या होता है कि इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है, कि इसके अकबर द्वितीय के पेंशन बंद हो गया था। अकबर द्वितीय के पेंशन बंद हो गया था, तो उसको चालू करवाने के लिए ये जाते हैं, ठीक है। और फिर वहीं पे ब्रिस्टल नामक स्थान पर क्या होता है, उनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो ये 1833 ईस्वी में इनका लगभग आसपास में, शायद इतना ही पूरा तरह से ध्यान नहीं है, बट ब्रिस्टल नामक स्थान पर क्या हुआ था, इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है स्थान, तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डेट को मिटा देते हैं, पूरा कंफर्म हम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं कौन सा हो जाएगा। देखिएगा कहाँ पे, ऑप्शन इधर नीचे है, हाँ ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में लड़ा गया था। देखिएगा प्रथम आंग्ल, अभी तो हमने देखा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध देखा ना, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब देखा, 1848-49 के आसपास में हमने देखा, यानी 2 लगातार चल रहा था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात कर देते हैं तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में चला था, और ये लाहौर की संधि के तहत में क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। लाहौर संधि के तहत में क्या हुआ था, ये समाप्त हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया। अभी हमने चर्चा किया, बताया किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1947 ईस्वी में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे।
देखिएगा 29 अगस्त की बात किया जा रहा है। 29 अगस्त 1947 ईस्वी में क्या किया जाता है कि प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। प्रारूप समिति का क्या किया जाता है तो गठन किया जाता है। जिसके अध्यक्ष की बात कर देते हैं तो जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और इसमें ये के गो मेंबर था, 7 गो मेंबर था। कौन कौन मेंबर था वो देख लेते हैं। गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर। और एक ठो और क्या थे, के एम मुंशी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला, मोहम्मद सादुतुल्ला, एन माधव राय, और एक थे टी टी कृष्णामाचारी। ये जो एन माधव राय बी एल मित्र की जगह पे आए थे, ठीक है। और ये टी टी कृष्णामाचारी जो आए थे ये डीपी खेतान की जगह पे आए थे। ये बी एल मित्र का क्या था, स्वास्थ्य खराब हो गया था, ठीक है। स्वास्थ्य खराब की वजह से आए थे। और डीपी खेतान का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। और एक और है गोपाल स्वामी अयंगर, एगो कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। क्या को हुआ जी, गिनिए तो, एक गो, दो गो, 3, ये 4, 5, 6 को हुआ। एक ठो और कौन है, ध्यान में नहीं आ रहा, रुक जाइए। भीमराव अंबेडकर एक ठो, गोपाल स्वामी अय्यर, के ए मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला, एम माधव राय और एन माधव राय के टीटी कृष्णामाचारी। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो तो हो गए जी। तो कहे कहाँ पे उन्होंने मिस्टेक किया है, मोहम्मद सादुतुल्ला को छोड़ दिए थे, तो नहीं कहे कि सब तो लिख दिए, अब कौन बच गया, ठीक है। तो 7 हो गया, 3, 1 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये पूछा जाता क्वेश्चन है। तो हम चलिए मिला लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये तो अध्यक्ष थे, तो खत्म, नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में। मोहम्मद सादुतुल्ला, देखिए मोहम्मद सादुतुल्ला तो थे ना, तो ये भी खत्म। के मुंशी, अभी पूछा है कांग्रेस का एकमात्र सदस्य है, ये कांग्रेस का एकमात्र सदस्य थे, तो ये भी पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। कि कांग्रेस का एकमात्र सदस्य कौन थे, तो यही के मुंशी थे, खत्म। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। तो देखिएगा अभी की बात कर देते हैं। तो 1929 ईस्वी को लाहौर का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 31 दिसंबर की रात जैसे ही होती है, घंटा बजता है, झंडा फहराया जाता है और यह निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में 1931 ईस्वी में प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सॉरी 30 ना, 29 के बाद 30 ना आएगा 29 के बाद 30, तो कहाँ हो जाएगा, कौन से अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, ठीक है, ये शीर्षक लेख लिखा था। तो देखिएगा ये लेख के बारे में बात करते हैं। तो ये लेख लिखा कौन लिखे थे, भगत सिंह। बात करते हैं भगत सिंह की, ठीक है। भगत सिंह की जब हम बात कर देते हैं, तो भगत सिंह का जन्म कब होता है, तो 1907 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कब की बात है, तो इनका जन्म कब होता है, तो 1907 ईस्वी में इनका जन्म होता है, ठीक है। चलिए, और इन्होंने नारा क्या दिया था, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा इन्होंने दिया था। कौन, भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। और मैं अनिश्वरवादी यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये अगर इसका अगर आप किसी दूसरे रूप में हिंदी में करते हैं तो ये इसको होता है, नास्तिक की बात किया जा रहा है। ये लिखे थे, भगत सिंह लिखे थे, ठीक है।
तो काफी कॉमन सा क्वेश्चन है। चलिए अब अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की थी। अब देखिएगा, गांधी जी ने दांडी मार्च की जब हम बात कर देते हैं, ठीक है, तो अभी देखिएगा, अभी हमने क्या देखा, ये लाहौर अधिवेशन देखा। ये लाहौर अधिवेशन जब हम बात कर रहे थे, तो लाहौर अधिवेशन में क्या था ना कि गांधी जी को ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने के लिए क्या हो चुका था, परमिशन मिल चुका था, ठीक है। अब जब परमिशन मिल चुका था तो गांधी जी क्या करते हैं, देखिएगा कलर थोड़ा चेंज करते हैं। गांधी जी क्या करते हैं, चलिए कलर चेंज किया। गांधी जी क्या करते हैं कि 12 मार्च, कब की बात है, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या कर देते हैं, ये कहाँ से, तो क्या कि साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से कहाँ चल जाते हैं, कहाँ, दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं। ये कब पहुंचते हैं, तो 5 अप्रैल को पहुंचते हैं, 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचते हैं, ठीक है। ये लगभग 24 दिन की यात्रा करते हैं, 24 दिन की यात्रा कर देते हैं, ठीक है। तो 24 दिन की यात्रा कर देते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये 12 मार्च से शुरुआत जो हुआ है, ये क्या हुआ है, तो दांडी यात्रा शुरू हुआ है, दांडी यात्रा शुरू हुआ है, ठीक है। और यही 6 अप्रैल से क्या करते हैं कि नमक कानून को तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या कर देते हैं, तो शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। आंदोलन की क्या कर देते हैं दोस्त, तो कहीं की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, पूछा जाता है कि इस समय जब शुरुआत किए थे तो इनको अरेस्ट किया गया था, जब अरेस्ट करने के बाद में इनको कौन से जेल में रखा गया था, तो जेल की बात कर देते हैं, तो ये यरबदा जेल में रखा गया था, यरबदा जेल में रखा गया था, ठीक है। एक पूछा यह क्वेश्चन जाता है कि उस समय अमेरिकी पत्रकार कौन थे, अमेरिकी पत्रकार कौन थी, तो अमेरिकी पत्रकार की अगर हम बात कर देते हैं, तो अमेरिकी पत्रकार ये बेब मिलर थी, कौन थी, तो कहिए कि बेब मिलर थी, ठीक है। यही असहयोग आंदोलन के समय ही बिहार में चौकीदारी टैक्स का विरोध हुआ था, ठीक है। चौकीदारी टैक्स, चौकीदारी टैक्स का विरोध हुआ था, कहाँ में, तो कहिए कि ये बिहार में, तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और जब ये चला था ना, ये दांडी यात्रा जो चला था, तो इसमें एकमात्र बिहारी थे गिरिवर धारी चौधरी, गिरिवर धारी चौधरी, गिरिवर धारी चौधरी, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो रहने देते हैं। तो इसका आंसर पे हम पहले चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी को दांडी मार्च की, तो किसके, असहयोग तो 1920 में हुआ था, काम खत्म कर दीजिए। स्वदेशी तो नहीं, भारत छोड़ आंदोलन नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो चलिए सेशन कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। अगर कुछ खामियां रहा होगा तो भी बताइएगा, कुछ सुधार किया जाएगा उसमें। अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर इच्छा होगा तो, ठीक है। और कोई अपने होंगे तो शेयर वगैरह कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।